तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स की जो पूरी किताब होती है उसमें से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन सभी को आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और इन वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है और हर एक प्रश्न का आपको यहाँ पे उत्तर करवाया जाएगा, चाहे आपका बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। हर एक प्रश्न का उत्तर करवाया जाएगा और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा प्रश्न कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कितनी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। इस प्रकार से सारी चीज़ों को मैं करके लेकर के आया हूँ बना करके, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखोगे, सारी चीज़ें आप लोग समझ में आ जाएंगी। और साथ में यदि आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसीलिए जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो इस प्रकार से और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, साथ में वीडियो के अंत तक बने रहना। सभी क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि यदि आप लोगों ने आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लिया तो यहाँ से आपके बहुत सारे नंबर पक्के होने वाले हैं। क्योंकि जितने भी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 12 की फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम 2024 में, वो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे, चाहे आपके बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघु हो, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ हो। उनमें से जो आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी संभावना बहुत ज्यादा होती है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की, उन प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। यहाँ से आपके बहुत सारे नंबर पक्के होने वाले हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मात्र एक वीडियो को देख करके। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। इसमें आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पी, अति लघु, लघु तथा दीर्घ, उन प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग को इस प्रकार का नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज एक सब्जेक्ट का मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। तो नंबर हमारा हो जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग जाकर के नंबर को निकाल करके हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जिसको भी चाहिए होगा वही लोग मैसेज करिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे थे और उसमें हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में पूरी किताब में आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इन सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो में करवाया जाएगा। तो ये आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखना। आपको बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी और साथ में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख सकते हैं। और साथ ही में आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और हर एक प्रश्न को यहाँ पर नोट करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रश्न के साथ साथ उसका कितना ज़्यादा महत्व है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि कितनी बार आपके क्वेश्चन ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न से शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होता है वो आपका हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ से बताना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आया, 2006 में आया, 8 में आया, 14 में आया, 16 में आया, 17 में, 18 में आया है। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में कम से कम आपके 5-6 बार आया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है क्लास 12 की फिजिक्स में बहुविकल्पी प्रश्न से। तो इसे आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालेंगे और उसका मात्रक क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया न्यूटन अपान में कूलाम, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया न्यूटन अपान में मीटर, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया कूलाम अपान में मीटर और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया जूल अपान में न्यूटन। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो हम लोग को बताना है और जिसको भी इसका सही ऑप्शन पता होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले सोल्यूशन करके देखते हैं कि इसका एक्चुअल में सही मात्रक कौन सा हो जाता है। तो मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं और साथ ही में आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है आपका हो जाता है एफ अपान में क्यू। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाता है एफ अपान में क्यू नॉट। तो यहाँ से जो एफ होता है एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ का मात्रक आपका यहाँ पर न्यूटन हो जाता है और जो आपका कूलाम यानी कि आवेश जो होता है आवेश का मात्रक कितना हो जाता है आपका, यहाँ से आपका कूलाम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो आपका एफ अपान में क्यू नॉट होता है और इसका मात्रक होता है न्यूटन अपान में कूलाम। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है कि न्यूटन अपान में कूलाम जहाँ पर भी ऑप्शन दिखे वहाँ पर आपको सही टिक लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग पहला वाला ऑप्शन ही देखोगे तो न्यूटन
न्यूटन अपान में कूलाम है, तो यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा दो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2011 में, 14 में, 20 में यानी कि 3 बार आया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। तो हम लोग को यहाँ पर वैद्युत विभव का मात्रक बताना है। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है जूल इंटू कूलाम, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया जूल अपान में कूलाम, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है कूलाम अपान में जूल और लास्ट वाला ऑप्शन इसमें दिया गया न्यूटन अपान में कूलाम। तो इसका मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला वाला जो क्वेश्चन था हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालने के लिए, मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से वैद्युत विभव का मात्रक निकालने के लिए भी आपको वैद्युत विभव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से आप उसका मात्रक निकालोगे, आइए देख लेते हैं। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला हो जाता है आपका B बराबर W अपान में Q नॉट। इस प्रकार से आपका वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो W होता है वो कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जूल हो जाएगा यहाँ पर। और साथ ही में नीचे आपका Q दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, कूलाम हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इस प्रकार से वैद्युत विभव का मात्रक निकल करके आ जाएगा जूल अपान में कूलाम, और या फिर इसे हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो जूल अपान में कूलाम लिखा हो या फिर वोल्ट लिखा हो, ये दोनों आपके होते हैं वैद्युत विभव के मात्रक। तो इस प्रकार से इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जूल अपान में कूलाम, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो आप लोग इस पे सही टिक लगा लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को देखा और दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो उन दोनों को आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इसमें क्वेश्चन होता है वो भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जो कि आपका हो जाता है कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। यानी कि हम लोग को बताना है कि जो लेंज का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है वो किस नियम पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है आवेश का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है ऊर्जा का संरक्षण और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है संवेग का संरक्षण। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो ऊर्जा का संरक्षण होता है, जो लेंज का नियम होता है वो आपका ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो इसीलिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ऊर्जा का संरक्षण, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, तो इन तीनों को आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो और इसे आज ही तैयार कर लो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में फंसने वाले 2024 की। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। हम लोग को बताना है कि जो चालक की प्रतिरोधकता होती है वह चालकता होती है, उसका गुणनफल किस पर निर्भर करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन इसमें दिया गया लंबाई पर, दूसरा ऑप्शन में दिया गया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है ताप पर, और चौथा ऑप्शन में दिया गया किसी पर नहीं। ठीक है, तो हम लोग को चालक की प्रतिरोधकता व चालक की गुणनफल किस पर निर्भर करता है, ये चीज हम लोग को बताना है। ये आपका बोर्ड परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में, 18 में, और इस बार इसकी संभावना बहुत ज्यादा है पूछे जाने की। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका चालक की प्रतिरोधकता होती है वह चालक का गुणनफल जो आपका होता है वह आपकी चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इस पर भी आप लोग सही टिक लगा लो। ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मान है। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो इस क्वेश्चन का हमको आंसर बताना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मान है। तो हम लोग को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मान बताना है। पहला ऑप्शन में दिया गया है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल, और दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 19 जूल, और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 31 जूल, और चौथा ऑप्शन में दिया गया 2.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 जूल। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बचाना है कि जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसका ऊर्जा मान कितना होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो आपका 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल होता है, यही आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मान होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी पर। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले आप लोग सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए और आज ही समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास 12 की जो फिजिक्स होती है उसमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा है, उन प्रश्नों को देखते हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो आपका दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका होता है और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन आपका कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये अक्सर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से बताएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग उत्तर हेडिंग लगाओगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। अब इस जो परिभाषा है इसे यदि आप लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हो तो फिर आपको इस परिभाषा को लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि चित्र जब आप लोग समझ लोगे तो फिर परिभाषा लिखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो इसका सूत्र देखने से पहले हम लोग इसका कह सकते हैं कि चित्र देख लेते हैं। तो जब आप लोग चित्र देख लोगे तो फिर आपको सूत्र निकालने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी और साथ में परिभाषा लिखने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखने के लिए सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे पहले चित्र पता होना चाहिए कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका किस प्रकार से होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है वो आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है और जिसके बीच की दूरी कितनी होती है 2l होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है 2l होती है। तो इस प्रकार से आपका चित्र हो जाता है। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पर परिभाषा में लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का हम लोग को मान लेना है, चाहे आप लोग इस वाले q का मान लो, चाहे आप लोग इस वाले q का नाम मान लो, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, इससे कोई मतलब नहीं, केवल हम लोग को आवेश का मान लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान ले लेंगे, इस प्रकार से क्यों कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बताएंगे इसमें तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी है उसे गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2l है, तो इसको हम लोग जब गुणनफल कर देंगे q से तो इस प्रकार से आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P निकल करके आ जाएगा। तो यही आपका सूत्र हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो सूत्र आपका होता है P बराबर Q इंटू 2l। तो यही आपका सूत्र हो जाता है और इसी प्रकार से आप लोग परिभाषा भी बता सकते हो चित्र के माध्यम से और साथ में सूत्र भी बता सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन था वो पूरे कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में नोट करने के साथ साथ अभी ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो इसे आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसके सूत्र को देखेंगे, फिर इसके हम लोग मात्रक को देखेंगे। तो परिभाषा में आप लोग सबसे पहले बताओगे उत्तर लगा करके हेडिंग, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल होता है उसे ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि मान लीजिए कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई आपका एकांक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। आप एकांक परीक्षण आवेश आपका क्यू नॉट होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई भी आपका एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो उस आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल आपका F होता है उसको ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र आपका इस प्रकार से हो जाता है E बराबर F अपान में क्यू नॉट। ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेना है। सूत्र आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सूत्र से ही हम लोग इसका मात्रक भी निकालेंगे। तो इस प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा थी वो तो आप लोगों ने समझ लिया है और साथ में उसका सूत्र भी समझ लिया है। अब हम इसका मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक निकालना बहुत ही आसान है। इसका मात्रक निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र आपका होता है E बराबर F अपान में क्यू नॉट। तो F आपका होता है बल, तो बल का मात्रक आपका हो जाता है न्यूटन और नीचे आपका दिया गया Q। तो F का मात्रक आपका हो जाता है न्यूटन और आपका जो नीचे Q दिया है यानी कि आवेश का मात्रक आपका कूलाम हो जाता है। तो इसका मात्रक आप लोग बता सकते हो कि न्यूटन अपान में कूलाम, या फिर हम लोग बता सकते हैं वोल्ट अपान में मीटर, क्योंकि वोल्ट अपान में मीटर इस प्रकार से होता है क्योंकि जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसकी एक और परिभाषा होती है E बराबर B अपान में D और एक आपका होता है E बराबर F अपान में Q। तो जो आपका न्यूटन अपान में कूलाम है वो आपका इस वाली परिभाषा से निकल करके आया है और जो आपका वोल्ट अपान में मीटर है वो आपका E बराबर B अपान में D वाले यानी कि इस वाले परिभाषा से निकल करके आया है। तो इस प्रकार से यह जो क्वेश्चन था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है और साथ में इसका मात्रक भी मैंने आपको बता दिया। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी परिभाषा आप लोग किस प्रकार से बताएंगे। तो आप लोग इसमें बताओगे सबसे पहले उत्तर लिखने के बाद कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जब हम लोग वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो हम लोग बताएंगे कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यही आपका वैद्युत विभव की परिभाषा हो जाता है, यानी कि B बराबर आपका क्या हो जाता है, बराबर आपका हो जाता है W अपान में क्यू नॉट।
नॉट। अब यहाँ पर जो W है आपका किया गया कार्य है और Q आपका आवेश यानी कि परीक्षण आवेश है और B आपका है वैद्युत विभव। तो इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाता है। मात्रक की यदि हम लोग बात करेंगे तो मात्रक आप लोग यहाँ से बता सकते हो कि जो जूल होता है यानी कि जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है और आपका जो आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो जूल अपान में कूलाम हो जाएगा मात्रक। या फिर हम उसको वोल्ट भी बता सकते हैं कि जो आपका वैद्युत विभव का मात्रक होता है आपका जूल अपान में कूलाम होता है या फिर वोल्ट भी हो जाता है। इस प्रकार से इसका मात्रक भी आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग इसकी बीमा की बात करेंगे। तो बीमा में आप लोग बता सकते हो कि जो आपका वैद्युत विभव होता है उसका जो बीमा होती है वो आपका ml⁻², t⁻³ और a⁻⁻1 होता है। इस प्रकार से आपका वैद्युत विभव की परिभाषा और इसकी बीमा भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपके बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछा गया, 2017 में, 2018 में। तो इसे भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से हम लोग समझेंगे, आइए देखते हैं। तो इसके उत्तर में आप लोग बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन यानी कि डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा बी की जो दर होती है उसे ही हम लोग विभव प्रवणता बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा बी की दर को ही हम लोग विभव प्रवणता बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि विभव प्रवणता बराबर आपका होता है विभव में परिवर्तन अपान में आपका हो जाता है दूरी में परिवर्तन। तो इस प्रकार से आप लोग सूत्र बताओगे यहाँ से कि बराबर आपका हो जाएगा माइनस डेल्टा बी अपान में आपका नीचे हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो इस प्रकार से विभव प्रवणता की परिभाषा हो जाएगी और साथ में उसका सूत्र हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहां पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जो आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको देख लिया था। अब हम लोग आगे पेज पर बढ़ेंगे और वहां पर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ तो यदि आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट नहीं किया है तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है। तो उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है, ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन होता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जो कि आपका हो जाता है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। इसीलिए इस प्रश्न को भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उत्तर लगाना है, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में जो कार्यरत बल होता है वो आपका आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से आपका हो जाता है कि जो आपका कूलाम का नियम होता है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, इस प्रकार से मान लीजिए कि आपका Q1 है और Q2 है, आपके दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं और इसके मध्य में जो कार्यरत बल होगा यानी कि जो F होगा वो आपका Q1 और Q2 के गुणनफल यानी कि इनके दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके मध्य में दूरी कितनी है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r है दूरी। तो उसी आगे ही आप लोग इसमें बताओगे कि तथा इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि F अनुक्रमानुपाती Q1 अपान में Q2 ये आपका पहला समीकरण हो जाता है। और इसी में आप लोग आगे बताओगे कि F व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान में r स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या था, दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत बल जो आपका होता है वो आपका आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया। और नीचे आप लोग बता सकते हैं कि उसके मध्य यानी कि दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी r है, r का जब हम लोग वर्ग कर देते हैं तो उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका पहला समीकरण हो जाता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसको हम लोग पहला समीकरण बना लेंगे। और दूसरा समीकरण इसमें आपका हो जाता है कि F व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान में r स्क्वायर, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाता है। अब इन दोनों समीकरण को जब हम लोग संयुक्त करते हैं तो आपका इस प्रकार से हो जाता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। और जब हम लोग यहाँ पर अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यहाँ से आपका इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। या फिर आप लोग चाहो तो मैं यहाँ पर आपको पेज ले लेता हूँ फिर बताता हूँ। या फिर आप लोग चाहो तो जो आपका जो यहाँ पर जो दिया गया है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर लिखना चाहो तो 9 गुणे 10 की घात 9 भी कर सकते हो। इस प्रकार से आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। तो ये भी आपका
नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, या तो आप लोग इस प्रकार से लिखो या पर आप लोग इस प्रकार से लिखो, दोनों आपका सेम होता है और दोनों आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि जब आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करोगे तो आपको इस प्रकार से लिखोगे तो आपको बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन था, आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न था, वो आपका था कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। मैंने आपको नियम को अच्छे तरीके से समझा दिया है और साथ में सूत्र वगैरह सारी चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी आपका होता है, आपके बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा गया है और इस बार इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 2009 में, 2012 में और 2020 में आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से हम लोग बताएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं और इसे सूत्र देते हुए समझाना हम लोग को। तो वैद्युत फ्लक्स से हम लोग को क्या समझते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे आप लोग कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई मान लीजिए कि पृष्ठ रखा हुआ है और उस पृष्ठ से जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उस संख्या को हम लोग उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे हम लोग फाई ई से दर्शाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई एक बंद पृष्ठ रखा गया है और उसके बंद पृष्ठ से के अंदर से जो आपका गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं की जो संख्या होती है उन संख्या को ही हम लोग उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप लोग कोई अल्प क्षेत्रफल ले लेते हैं जिसे हम लोग डीए के नाम से जानते हैं, और यहाँ से जब आपका कोई भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से जब आपका कोई भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो उनकी जो संख्या होगी वही संख्या ही आपकी उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। इसे हम लोग फाई ई से दर्शाते हैं। और यदि हम लोग एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, यानी कि यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है तो फिर आपका हो जाएगा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा और इसको हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग अल्प क्षेत्रफल ले रहे हैं तो इसलिए हम लोग डी ए लगाएंगे, और जब आप लोग पूरा क्षेत्रफल की बात करोगे यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल जो पूरा रहेगा तो हम लोग वहाँ पर केवल केवल ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है वो पूरा जो आपका क्वेश्चन था कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं और इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए, मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण डेरिवेशन को समझेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कम से कम 10-12 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहां पर जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन है उसको हम लोग समझते हैं। तो ये आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। इन सारे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए साथ में तैयार भी कर लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अब हमारा जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन होने वाला है लॉन्ग क्वेश्चंस का, वो आपका होने वाला है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका डेरिवेशन होता है। आप लोग देख भी सकते हो यहाँ से कि 2005 में, 7 में, 8 में, 11 में, 12 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में बहुत बार क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका उत्तर आइए हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग को आज ही तैयार कर लेना है और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए उन सभी को भी आपको आज ही तैयार कर लेना है, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएं। तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। तो चलो हम लोग अब इसको हम लोग आंसर के द्वारा देखते हैं। पूरा डिटेल में मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा, तो आप लोग को वीडियो को ध्यान से देखना है। और ये क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए सभी आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसको ये डेरिवेशन है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले चित्र को समझना होगा। तो इस प्रकार से आपका ये चित्र हो जाता है। अब चित्र हो जाता है लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा कर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊंगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेना है इस प्रकार से, क्योंकि हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में ही क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ए बी नाम दे देंगे, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है वो आपका -Q
और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और इसका मध्य बिंदु कितनी हम लोग मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो यदि हम लोग चाहें माइनस क्यू से मध्य बिंदु ओ तक की दूरी कितनी मान लें, l मान लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर हम लोग क्या करें, मध्य बिंदु ओ से प्लस क्यू तक की दूरी कितनी मान लें, हम लोग यहाँ से यहाँ तक भी l मान लें। तो टोटल कितना हो जाती है दूरी, दूरी आपकी टोटल हो जाती है 2l। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब इसको हम लोग और आगे समझते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु जो आपका O है, ठीक है, मध्य बिंदु O से मान लीजिए आप लोग R दूरी पर, यहाँ से मान लीजिए मध्य बिंदु O है ना, तो यहाँ से R दूरी पर, ऐसे मान लीजिए R दूरी पर कोई बिंदु आप लोग P मान लीजिए, जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। और जब हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि जो आपका प्लस क्यू आवेश है इसके कारण जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे तो इसकी जो दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी, ठीक है। इसको हम लोग E1 नाम दे देते हैं। और जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दिशा जो होगी वो आवेश की दिशा की ओर ही होगी, तो इसके हम लोग E2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी भी हम लोग को पता होना चाहिए। दूरी कैसे निकालोगे, तो दूरी भी आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो। तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, B से, यानी कि जो आपका ये B है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो दूरी कैसे निकालोगे, आप लोग को पता है कि जो मध्य बिंदु O है, O से B तक की दूरी कितनी है, L है, ठीक। और फिर मध्य बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, R में से L को निकाल देंगे, यानी कि इतना जो है आपको जब हम लोग R में से निकाल देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका R माइनस L कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी यहाँ से, यानी कि यहाँ जो बिंदु B है, B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, R माइनस L हो जाएगी, ठीक है। अब जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो आप लोग को पता है कि जो आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू से मध्य बिंदु तक की दूरी कितनी है, L है। और फिर आपका मध्य बिंदु O से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, R है। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे हम लोग, यहाँ हम लोग R प्लस L कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। तो हम लोग जब R प्लस L कर देंगे तो हम लोग की माइनस क्यू से P तक की दूरी भी आपकी निकल करके आ जाएगी। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें थी चित्र में जो मैं आपको समझाना चाहता था। और जब इतनी चीज़ें आप लोग समझ जाओगे ना तो फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका डेरिवेशन आराम से हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग उसका थ्योरी लिखते हैं। किस प्रकार से थ्योरी आप लोग लिखोगे, तो आप लोग बताओगे कि माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, ठीक है, माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, ठीक है, जो ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, यानी कि इसके जो मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो आप लोग लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग E1 नाम दिए थे तो हम लोग लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या हो जाएगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी दूरी कितनी थी, दूरी मैंने आपको बताई थी R माइनस L, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। दिशा यदि आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हो, दिशा B से P की ओर, यानी कि जो दिशा हो जाएगी वो B से P की ओर होती है। जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे तो जो दिशा होगी वो B से P की ओर, यानी कि दूर की ओर होगी, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लिया है और ये समीकरण हम लोगों ने बना दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी थी, जो आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू से P तक की दूरी कितनी थी, मैंने आपको बताया था R प्लस L, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दूरी आप लोग लिखोगे R प्लस L का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आपका हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं और इसकी दिशा की जब बात होगी तो दिशा हो जाएगी आपकी दिशा P से A की ओर, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखोगे जो आपका E2 है, E2 आप लोग देखोगे तो इसकी दिशा किधर की ओर है,
पी से इधर की ओर यानी कि ए की ओर है, तो आप लोग बता सकते हो कि इसकी जो दिशा होगी वो आवेश की ओर ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब आगे आप लोग बताओगे बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग जब निकालोगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपका E1 होता है वो E2 से बड़ा होता है, यानी कि जो आपका E1 होता है वो आपका E2 से बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, E2 की जो वैल्यू है उसको हम लोग E1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप लोग आगे लिखोगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आपका E1 की वैल्यू हो गई। अब हम लोग माइनस करेंगे E2 की वैल्यू से, तो E2 की वैल्यू कितनी है आप लोग बताओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपकी E2 की वैल्यू हो गई, ये आपकी E1 की वैल्यू हो गई। अब इसमें आप लोग देखो, इसमें जो चीज़ कॉमन हो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये दोनों कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ये चीज़ है और इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन लिख लेंगे। आप लोग लिखोगे E बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर आपका Q इधर आ गया तो यहाँ पर बचा 1 अपान में क्या हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका क्या बचाएगा 1 अपान R प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो फिर जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर आपका हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान में आपका हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र कौन सा पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए होता है ना। उसके बाद में फिर आपका क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए, तो क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो गया। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इसकी जब हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग लिखोगे इस प्रकार से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस हो गया, फिर हम लोग क्या है यहाँ पर दिया गया है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, और जो आपका अपान में हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जब नीचे आओगे तो क्या करोगे, आप करोगे ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये जो आप लोग ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो अंदर की वैल्यू है जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये आपका क्या है माइनस का आर स्क्वायर, फिर आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस में है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और ये आपका प्लस माइनस में है तो ये जब बाहर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 2RL हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे। कैसे काटोगे आप लोग, मैं नीला पेन ले देता हूँ यहाँ से, पेन कहाँ गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, काट दोगे, क्या हो जाएगा, आपका प्लस आर स्क्वायर है तो इसको हम लोग माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर से काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस आपका एल स्क्वायर है तो इसको हम लोग माइनस एल स्क्वायर से काट देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा 4RL हो जाएगा ना। तो यही चीज़ अब आप लोग नीचे लिखोगे कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 4RL अपान में क्या बचा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको आगे समझना ये है कि जो आपका एल है, ठीक है, वो आर से बहुत छोटा है, तो इसलिए आप लोग बता सकते हो कि जो आपका एल है वो आर से बहुत छोटा है, या फिर कह सकते हैं कि आर बहुत बड़ा है एल से, तो इसलिए हम लोग एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, यानी कि ना के बराबर मान लेते हैं। तो किस प्रकार से आपका हो जाएगा, तो आप लोग आगे आप लोग लिखोगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 4RL अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एल स्क्वायर था इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं, यानी कि जीरो के बराबर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस जीरो और ब्रैकेट बंद स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आर की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, आर की पावर 4 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। आगे आप लोग क्या करोगे, आगे आपको कुछ करना नहीं ज़्यादा, बस आपका समाप्त होने वाला है ये डेरिवेशन। ठीक है, आगे आप लोग लिखोगे ई बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि आप लोग जानते हो या तो केवल आप 4 लिख दो या फिर आप 2 इंटू 2 कर दो, 4 तो तब भी आ जाएगा वहाँ से ना। तो हम लोग क्या करेंगे 4 को हम लोग 2 इंटू 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू 12 इंटू आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका नीचे आर की पावर 4 है, तो यहाँ से आपका एक पावर कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि आर क्यूब हो जाएगा। अब आप लोग को क्या पता है, आप लोग को पता है कि Q इंटू 12 बराबर क्या होता है P होता है, यानी कि वैध विद्युत आघूर्ण होता है। आप लोग यहाँ पर देखो Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 बराबर P होता है। तो यदि हम लोग चाहें तो Q इंटू 12 की जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं ना। तो आप लोग यही चीज यहाँ पर लिखोगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या हो जाएगा आपका Q इंटू 12 की जगह हम लोग क्या करेंगे P लिख देंगे, तो P हो जाएगा, और 2 यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा 2P अपान में आर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग जानते हो कि वायु अथवा निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है। तो हम लोग जब वायु अथवा निर्वात के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में आर क्यूब। ठीक है, या फिर यदि हम लोग चाहें तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 9×10⁹। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, E बराबर 9×10⁹ 2P अपान में आर क्यूब। तो इस प्रकार से जो आपका ये डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे। चलिए अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।